जो बच्चे जज बनना चाहते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर करके इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। मेरे साथ हैं सुमित रेड्डू जी, हरियाणा में जज लगे हैं और एक किसान का बेटा, और बताऊं हरियाणा में रोडवेज़ महकमे में एक ड्राइवर का बेटा किस तरह से जज बन जाता है। गांव में रहकर प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई, किस तरह का संघर्ष रहा, कितनी मेहनत की, पढ़ाई के लिए कहां से कैसे मोटिवेशन मिला, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत प्रेरणा काम करेगी। आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं बड़ा अफसर, तो भी अपने बच्चों को ये वीडियो सुनाएं, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी खुद बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखें और सुमित जी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। पूरे वीडियो को सुनना, अपने कमेंट्स करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। सुमित जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बधाई आपको, हरियाणा में जज लग गया आप हैं। धन्यवाद सर। कौन सा रैंक है आपका? मेरा रैंक 69 है सर। 69 जनरल कैटेगरी में जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था सर। ये इससे पहले 2 हरियाणा की या कहीं 2 हरियाणा के दिए हैं जी। इससे पहले इससे पहले 2 हरियाणा के? 2 जुडिशरी के दिए हैं। फिर लास्ट टाइम मैंने एडी का इंटरव्यू भी दिया था। एक यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया मैंने। अच्छा। हाँ जी। यूपीएससी का भी दिया था, और यूपीएससी में मैंने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, अच्छा, जो सीधी भाषा में बोले तो दिल्ली में जो सरकारी वकील लगते हैं उसका इंटरव्यू दिया था मैंने। मतलब आईएएस आईपीएस वाला नहीं, वो नहीं। अच्छा, ये लॉ का ही था, वो एलएलबी बेस्ड एग्जाम ही था। ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ा बताओ आपका सफ़र। हम जींद जिले के गांव खुंगा में हैं। खुंगा कोठी जिसे कहते हैं। जींद रियासत के जो राजा थे उन्होंने इस गांव में कोठी बनाई थी, और वो जब जींद से सफीद हो जाते थे तो रास्ते में यहाँ एक कोठी है खुंगा गांव में, उसमें रुकते थे वो। और इस कोठी के बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं, उसकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ रुकते थे, तो इस गांव का नाम खुंगा कोठी बोलते हैं। तो खुंगा गांव जींद जिले के हैं, और सुमित रेड्डू जी गाँव में यहीं बैठे हुए हैं। तो बताओ आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ हुई? सर मेरी जो क्लास 4 तक एजुकेशन है वो गांव में ही प्राइवेट स्कूल में हुई। गांव के प्राइवेट? हाँ जी, गांव के प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद मैंने मोतीलाल स्कूल से अपनी 10th 12th की। हाँ, 5th से 12th तक मैं जो जींद में मोतीलाल स्कूल है, ठीक है, अर्बन स्टेट में, वहाँ से मैंने अपनी 12वीं की कक्षा पूरी की। ठीक है। कॉमर्स से मैंने 12वीं करी अपनी। ओके। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम की। तो बीकॉम की आपने, और +2 में कॉमर्स लिया आपने? हाँ जी। तो ये एलएलबी वाली लाइन में कैसे आए फिर? देखो सर, मैं अब सीधा बताऊं तो पहले तो मेरे को एलएलबी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन फिर मेरे को किसी ने गाइड किया। मेरे गांव से ही थे, एक भाई थे मेरे, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। वो कर रहे थे उस टाइम एलएलबी। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप एलएलबी में कर सकते हो। बीकॉम के साथ उस टाइम मैं सीएस कर रहा था सर, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स। तो वो कर रहा था मैं साथ के साथ। तो फिर मैं इधर शिफ्ट कर गया। उधर भी मेरा फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का एक मॉड्यूल क्लियर हो गया था, लेकिन फिर मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। फिर मैंने लॉ के दौरान मेरा जुडिशरी की तरफ टिल्ट हो गया, तो मेरा उधर मन था। अच्छा, उन्होंने भाई ने सिर्फ इसीलिए कहा था कि जुडिशरी में जाना है, अच्छा वकील बनो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बोला कि आप एलएलबी करो साथ में, वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा नए नए प्रोफेशंस के बारे में। वैसे तो देखो जी, हमारी फैमिली में तो कोई वकील है नहीं, ना ही कोई जज है। सरकारी नौकरी भी मेरे फादर ही थे, रोडवेज में ड्राइवर। तो वहां जाके मेरे को थोड़ा पता चला कि ऐसे जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हो आप, ऐसे जज बनते हैं। पहले तो कभी कोर्ट से तो हमारा वास्ता था नहीं, तो वहाँ पता चला मेरे को कि ऐसे ऐसे जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो आप, उसके लिए एलएलबी की पढ़ाई चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी सर। एलएलबी कहाँ से की? एलएलबी सर मैंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ये तो बड़ा टॉप का सेंटर बताया। हाँ, ये जो 3 ईयर लॉ में जो रैंक 1 है सर इसकी, ऑल इंडिया में रैंक 1 है, सीएलसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। वहाँ से मैंने लॉ की 14 से 17 में। उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद फिर जैसे मैंने एक अटेम्प्ट दिया 2019 में, उसमें मेरा प्री हो गया था, लेकिन मेंस में मैं नहीं कर पाया क्लियर उस टाइम। फिर भी मैंने, घर वालों ने बोला कि भाई करो तैयारी, कोई इतनी वो बात नहीं है, पास फेल तो लगा हुआ है। उसके बाद फिर सर मैंने दोबारा तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद सर मैं फिर दोबारा दिल्ली चला गया 19 के बाद, जो मैं रह गया था। तो मैं 19 के अक्टूबर में दोबारा फिर दिल्ली चला गया। फिर उसके बाद भी जो भी एग्जाम आया सर कॉम्पिटिटिव, जिसमें एलएलबी की अब अनिवार्यता थी, वो मैंने सारे दिए। उसके बाद फिर कोविड आ गया सर, फिर घर आना पड़ गया दोबारा।
कोविड ने बड़ा नुकसान किया। कोविड के दौरान सर देखो आप 2020 में मैं यहाँ आ गया था, बुक्स वहाँ रह गई थी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा लैग कर जाता है। 6-7 महीने तो कितनी अनसर्टेनिटी थी सर। लेकिन उसके बाद फिर 2021 में फिर नोटिफिकेशन आउट होगी, सेकंड जब कोविड की सेकंड वेव खत्म हो गई थी उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। उस टाइम मैं यहीं था, गांव में ही था। वो अटेम्प्ट और जो 2019 वाला अटेम्प्ट है वो मैंने गांव में रह के ही दिए। मैं जींद लाइब्रेरी चला जाता था, वहां पढ़ के और मैंने अटेम्प्ट दिए। लेकिन फिर 2022 में फिर मेरा प्री हो गया, मेंस में फिर मैं लैग कर गया। फिर उस दौरान फिर मेरा यूपीएससी का एक एग्जाम क्लियर हो गया था, उसका इंटरव्यू मैं वेट कर रहा था, तो उसकी मैंने तैयारी की। फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया सर तैयारी के लिए। आपको लगा कि भाई 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, कहीं मुझे बाहर और कोचिंग हाँ, फिर मेरे को ये लगा सर कि मेरे को पुश की जरूरत है, मेरे को थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि जितनी पढ़ाई मैंने 2019-22 में की थी, पढ़ाई तो मैंने अब भी उतनी की है। लेकिन उस टाइम क्या था कि मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग नहीं करता था सर, तो उस वजह से फिर मैं लैग कर जाता था। वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने आप को, जो आंसर्स में लिख के जो एक्सप्रेस करना होता था ना, वो नहीं कर पाता था। फिर मैं सर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर वो मैंने दिल्ली वाला इंटरव्यू दिया, वो मेरा रह गया था। फिर उसके बाद फिर हरियाणा एडीए की एचपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाली, वो मैंने फॉर्म भर दिया, वो मैंने उसका प्री दिया, प्री क्लियर हो गया मेरा। फिर मैंने मेंस दिया, मेंस भी हो गया मेरा, लास्ट ईयर था वो, अक्टूबर में मेंस हुआ, वो क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद सर फिर इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हो गया, इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे लग गए। लेकिन मेरा जो है वो मेरा फाइनल मेरिट में नहीं सिलेक्शन हुआ। ओके। हाँ, फिर उस टाइम मेरे को होप थी कि अब मेरा हो जाएगा, इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, पेपर भी अच्छा हो रखा था। लेकिन उसमें फिर मेरे मेंस में मार्क्स कम थे, तो फिर मेरी रैंक उसमें पीछे चली गई, तो फिर मेरिट में मेरा नंबर नहीं आया, फाइनल मेरिट में नहीं आया। फाइनल मेरिट में नहीं आया। उसके बाद सर फिर मैं थोड़े सभी थोड़ा दुखी तो होते ही है। मैं यहीं था घर जब रिजल्ट आया, 16 दिसंबर को आया था लास्ट ईयर, तो मैं यहीं था। थोड़ा सा तो आदमी दुखी रहता ही है। लेकिन फिर जैसे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, भाभी है, सब इन्होंने बोला कि कोई नहीं, तैयारी करो आप, इसमें नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, इसमें नहीं तो फिर आप एडीजी में हो जाएगा। ये मोटिवेशन बड़ा काम का रहता है इस तरह ना। ये जो तैयारी है ना सर, जो आप तैयारी तो आप खुद करते हो, लेकिन घर वालों का के ऊपर भी तो थोड़ा प्रेशर बनता है। सोसाइटी भी ये बोलती है कि भाई क्या कर रहा है लड़का, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है जी, पढ़ रहा है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो सर इसमें कोई सर्टेनिटी तो है नहीं कि कब एग्जाम आएगा, कोई एग्जाम का कैलेंडर तो है नहीं कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगी, मार्च में आपका पेपर होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा। जैसे अभी मैंने लोग किए, मेरे को 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, इतना पीरियड में प्रेशर तो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं इस दौरान आपने कहीं प्रैक्टिस भी नहीं की? प्रैक्टिस सर मैंने बीच में जब 2022 में 2-3 महीने मैंने अपने जींद कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। ओके। हाँ, वो उसके लिए उसका मेन कारण क्या था सर, जो दिल्ली में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करना था ना, उसमें 3 साल की प्रैक्टिस मांग रखी थी। ओके। तो मेरे को यूं था कि वहाँ प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने कोर्ट का एक्सपोजर लेने के लिए तो फिर मैंने यहाँ राम शोकन जी हैं उनको ज्वाइन किया था। ठीक है। लेकिन ये हम ये कहें कि प्रैक्टिस जब आपने शुरू की थी उसमें भी आपको ये नहीं लगा कि यार मुझे प्रैक्टिस में ही जाना, अब अच्छा वकील ही बने, या जुडिशरी का ही टारगेट था? नहीं सर, मेरा कोई इतना वो नहीं था कि मेरे को जज ही बनना है या मेरे को अच्छा वकील बनना है। जैसे मेरे फादर है ना, जो उनका सपना था कि बेटा जज बने। हाँ, तो उसके लिए भी फिर मैं कोर्ट तो जाता था, लेकिन मेरे बैक माइंड में ये चीज रहती थी कि भाई तैयारी तो करनी है अपन ने, अब नहीं, आज नहीं तो कल बनना ही है जज तो अपन ने। ये नहीं तो एडीजे होता है जो अपने हायर जुडिशरी में, उसमें 35 साल की उम्र चाहिए आपकी और 7 साल का एक्सपीरियंस। मेरे को ये था कि ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा। ओके। हाँ, फिर मेरा प्लान था कि मैं एडीए करके फिर हायर जुडिशरी की तैयारी कर लूंगा। लेकिन कई बार है ना, चीजें आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे मेरा प्लान तो ये था कि मैं लास्ट ईयर एडीए लगूं, फिर साथ ही साथ तैयारी करूं, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये हो गया अच्छे के लिए हुआ है। ये हाँ कह सकते हो आप। और अच्छी तैयारी होगी उसकी बात। हाँ, ये अब मैंने फिर वो दिसंबर में जैसे सर रिजल्ट आ गया था, फिर 1 जनवरी 2024 को ही नोटिफिकेशन आउट होगी हरियाणा जुडिशरी की। तो फिर मेरे को बूम वो हो गया कि भाई इसकी कर लेते हैं, तैयारी तो अभी की है, तैयारी तो है ही। फिर मैं वापस चंडीगढ़ चला गया सर 3-4 जनवरी को। फिर मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया, उसकी मैंने तैयारी की वही पंजाब यूनिवर्सिटी में रह के। वो तैयारी की सर, 3 मार्च का प्री था, प्री मेरा ठीक ठाक हो गया।
फिर मैं घर आ गया था 10 एक दिन के लिए। तो मेरे को यूं था, मेरा अच्छा स्कोर बन रहा था उसमें, 400 प्लस बन रहे थे 500 में से। तो मेरे को यूं था कि प्री तो आपका हो ही जाएगा, हाँ अब आप मेंस की तैयारी करो। तो फिर मैं वहाँ चला गया सर। फिर वहाँ मैंने एक सर हैं हाई कोर्ट में, एडवोकेट है वो, उनके पास मैंने उनको ज्वाइन किया मैंने। वो तैयारी करवाते हैं बच्चों की, हाँ मेंस की वो आंसर राइटिंग करवाते हैं, वो आपके टेस्ट लेते हैं। ओके। हाँ वो अल्टरनेटिव डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपका टेस्ट लेंगे मेंस का। एक दिन आप पढ़ो, नेक्स्ट डे भी हाफ डे पढ़ो, 2 बजे से और 5 बजे तक वो आपका रिटर्न में टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो उससे फिर जो मेरी राइटिंग स्किल्स थी सर वो इम्प्रूव होगी। लो तो मैंने पहले भी, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ ही रहा था, तो लो तो मेरा स्ट्रॉन्ग था ही कंसेप्चुअली। तो फिर मेरी वहाँ आंसर राइटिंग मेरी अच्छी होगी। फिर मेरा जो अपने 12, 13, 14 जुलाई को मेंस था वो दिया मैंने, फिर वो मेरा क्लियर हो गया। 25 अगस्त को शायद रिजल्ट आ गया था। फिर मैं यहीं था घर, उस टाइम भी मेंस दे के मैं घर आ गया था। फिर मैं वापस चला गया सर, फिर मैंने तैयारी की जी। हाँ फिर मेरा 14 सितंबर को इंटरव्यू था। ओके। हाँ जी। अच्छा इंटरव्यू कहाँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में? हाँ जी। जो सर ये जुडिशरी की प्रोसेस है ना, वैसे तो इसको एग्जाम को बोलते हैं HCS जुडिशियल ब्रांच। इसमें जो एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं वो HPSC का काम है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जो एग्जाम सेंटर्स वगैरह अरेंज करने हैं वो काम है HPSC का। रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करेगी HPSC। लेकिन जो प्रोसेस है ना पूरी, जो रिक्रूटमेंट कमेटी है वो चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट, वो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसमें हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं। जो इंटरव्यू है वो भी उन्होंने कंडक्ट करवाया हाई कोर्ट में। ये इंटरव्यू हुए थे हमारे। 14 सितंबर को मेरा इवनिंग सेशन में इंटरव्यू था सर मेरा। हिंदी में था इंटरव्यू, इंग्लिश में था? सर वहाँ लैंग्वेज का कोई इतना वो नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बताओ या हिंदी में बताओ। आपको अपना आंसर उनके सामने रख दो, आप अपना जो आपका ओपिनियन है कोई क्वेश्चन के ऊपर, या जो आपका आंसर है वो उनको बता दो। जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स थे, जस्टिस अनिल खेतरपाल जी थे, जस्टिस मंजरी नेहरू कोल है मैम, एक जस्टिस HS शेट्टी थे, ये हमारे एडवोकेट जनरल थे बलदेव राज महाजन जी। ये 4 मेंबर्स का पैनल था मेरे टाइम में। ओके। हाँ तो उन्होंने ये चारों ने क्वेश्चन पूछे? हाँ चारों ने क्वेश्चन पूछे सर। वो काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं आपको। जैसे उन्होंने मेरे से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप आंसर दोगे, फिर वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे सर। तो फिर वो चेक करते हैं कि आपको कितनी डीप नॉलेज है। उसके हिसाब से फिर मेरा अच्छा गया था। पहले जैसे स्टार्टिंग में जाते इंट्रोडक्शन हुई थी, मैंने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे मेरा ये नाम है जी, मेरा ये गांव का नाम है। वो मैंने इंग्लिश में बता दिया था कि ये मेरा गांव का नाम है जी। अपने फादर के बारे में बता दिया था, कहाँ से मैंने लॉ की और मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने प्रैक्टिस की है? तो मैंने उनको बता दिया हाँ जी की है। तो फिर वो बोले कि कितने टाइम की है? फिर मैंने उनको ऑनेस्टली बता दिया कि सर मैंने 2-3 महीने ही प्रैक्टिस की है और ऐसे ऐसे जीन कोर्ट में की है। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपने प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रिविलेज्ड विल, अनप्रिविलेज्ड विल रिकॉर्ड होती देखी है कोर्ट में? तो फिर मैंने उनको आंसर किया कि सर मैंने इनको रिकॉर्ड होते तो नहीं देखा, लेकिन मेरे को इनके बारे में पता है। ओके। हाँ तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा बताओ क्या डिफरेंस है प्रिविलेज्ड विल में, अनप्रिविलेज्ड विल में। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, एयरमैन होते हैं, नेवी में होते हैं सेलर, वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में प्रिविलेज्ड विल बना सकते हैं और वो ओरली भी हो सकती है। ओके। हाँ फिर ये सिर्फ आर्मी वालों के लिए, आर्म्ड पर्सन? हाँ जो आर्म्ड पर्सन्स हैं सर, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, वो बना सकते हैं ओरल विल, जिसको हम आम भाषा में वसीयत बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो एक अनप्रिविलेज्ड विल होती है वो तो कोई भी बना सकता है, वो राइटिंग में होती है, वो लिखत में बनी होती है और वो उसको राइटिंग में ही प्रूव कर सकते हो आप उसको। लेकिन जो ये प्रिविलेज्ड विल होती है इसको आप ओरली भी प्रूव कर सकते हो। जिनके सामने आपने वो विल की है, अपनी विल बताई है उनको कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे डिवाइड करनी है, तो वो वैसे भी हो जाती है। फिर उन्होंने मेरे से काउंटर क्वेश्चन पूछा कि चलो ओरल विल हो सकती है, फिर प्रूव कैसे करोगे? फिर मैंने उनको बताया सर वो जो विटनेसेस हैं वो कोर्ट में आके टेस्टिमनी देंगे, गवाही कहते हैं जिसे, उसको टेस्टिमनी। फिर उन्होंने पूछा, फिर बोले अच्छा फिर विटनेस तो चाहिए इसमें? मैं कहा जी चाहिए सर। फिर बोले विटनेस तो अनप्रिविलेज्ड में भी चाहिए? मैं कहा सर उसमें भी चाहिए, वो तो विटनेस तो दोनों वसीयत बनती है ना, तो 2 गवाह का होना कंपलसरी है। ये क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने मेरे से जो ये मेंटेनेंस होती है ना हस्बैंड वाइफ की, उस पर उन्होंने पूछा कि एक लेटेस्ट जजमेंट आई है उसका नाम बताओ आप, पता है आपको नाम? मैंने बताया उनको जी पता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है? फिर मैंने उनको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो, रजनीश वर्सेस नेहा,
दिया 2021 की, वो मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें क्या ले डाउन हुआ था, क्या लो ले डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर वो मैंने उनको सारा बता दिया। फिर उसके बाद जो जस्टिस मंजरी नेहरू कौल थी मैडम, उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन बना के दी कि ऐसे ऐसे एक बंदा अपने बरंडा में बैठा है, उसमें फिर एक बाहर से का बंदा आता है, वो उसके जो बाहर से आता है ना, वो उसको जानता है, वो दोनों साथ पड़े हुए हैं जी। तो जो अपने घर में बैठा है ना बरंडा में, वो अपनी पिस्टल निकालता है और उसके पैर में गोली मार देता है। वो वहीं वो गिर जाता है, गोली लग जाती है। फिर जो बंदा बैठा है जिसने गोली मारी है, वो भाग जाता है अपने घर से। जो उसका पड़ोसी है वो उसको भागते हुए देखता है जी, भागते हुए देखता है। फिर वो तो भाग जाता है, वो पड़ोसी आता है, वो उसको उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। हाँ, वो हॉस्पिटल में लेके जाता है उसको। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में रुका चला जाता है स्टेशन में, हाँ थाने में, पुलिस आ जाती है, FIR रिकॉर्ड हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने बोला कि जो अब कोर्ट ट्रायल शुरू हो गई है, जस्टिस मंजरी नेहरू कौल मैम ने पूछा मेरे से क्वेश्चन, बोले अब ट्रायल शुरू हो गई है, ट्रायल के दौरान तीन वो है एविडेंसेस, एक तो जो इंजर्ड है जिसको गोली लगी है वो है, और एक जो उसको उठा के लेके गया है वो है, और एक FSL रिपोर्ट है जो एक जैसे अपने मधुबन है, हाँ वो ये बता देती है कि ये जो गोली लगी हुई है ये इस पिस्टल से चली है या नहीं चली है। बिल्कुल हाँ, तो उसमें जो FSL रिपोर्ट है उसमें ये आ गया कि जो उसका सर्विस वो लाइसेंसी रिवॉल्वर था ना उस बंदे का जिसने जो एक्यूज्ड है उसके बंदूक से चली है। लेकिन जो जिसको गोली लगी है ना सर, वो ट्रायल के दौरान ये बोल देता है कि वो स्टाइल हो जाता है, जिसको हम देसी भाषा में कि वो पलट जाता है गवाह, वो ये बोल देता है जी मेरे गोली तो लगी है लेकिन इस आदमी ने नहीं मारा, इसने नहीं मारा। हाँ, और जो पड़ोसी है वो ये आके बता देता है जी ऐसे ऐसे मैंने गोली की आवाज सुनी और इसको भागते हुए देखा मैंने, और ऐसे ऐसे मैं आया, इसको उठा के ले गया, इसने मेरे को बताया उसने गोली मारी, मेरे ऐसे ऐसे हम साथ पढ़ते थे। तो फिर अब उन्होंने मेरे से पूछा कि अब बताओ आप कैसे करोगे, इसमें आप उसको एक्विट करोगे या कन्विक्ट करोगे, यानी कि आप उसको अपराधी मानोगे या निर्दोष मान के छोड़ दोगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि जी मैं तो इसको निर्दोष ही मानूंगा, एक्विट कर दूंगा, उनको एक्विट कर दूंगा। बोले क्यों करोगे? फिर मैंने उनको बताया कि जो ये FSL रिपोर्ट है ये एक इंसान ने ही बनाई है, वो इंसान से भी गलती हो सकती है, क्या पता वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, या फिर वो करप्ट भी हो सकता है, पैसे लेके बना दे। अब इंजर्ड ही है जो, उसने वही हॉस्टाइल हो गया है, और जो दूसरा बंदा गवाही दे रहा है उसने तो उससे जो बातें सुनी है वही उसने बता दी, उसने उसको गोली चलाते तो देखा नहीं है। फिर वो बोले चलो ठीक है। उसके बाद सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे AG है बलदेव राज महाजन जी, उन्होंने पूछा मेरे से, उन्होंने पूछा कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है। तो मैंने उनको बताया सर उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है अपना, उसके प्रोविजंस को का मैंने रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे उस सेक्शन में उसका सेक्शन 17 है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। फिर उन्होंने उस पर एक इलस्ट्रेशन बना दी सर, उन्होंने बोला कि भाई एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए बयाना दे दिया। हिंदी में शुरू हो गए, फिर वो पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फिर वो हिंदी में आ गए। जब वो इंग्लिश में बोल रहे थे आप इंग्लिश में जवाब दे रहे थे, वो जैसे अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने पूछा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो मैंने बोला नहीं सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 8 लाख रुपए बयाना दे दिया अर्नेस्ट मनी, तो अब बताओ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो मैंने बताया सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। फिर उन्होंने पूछा कि जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसको आप कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो? मैंने बोला सर कर सकते हैं। फिर उन्होंने वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। फिर उसके बाद जो रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन है जस्टिस अनिल खेतरपाल जी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन हिंदी में पूछा फिर उन्होंने कि कोर्ट में एक दावा डल गया है, उसके बाद अब उसमें 3 पार्टी हैं, डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 3। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पार्टियां हैं यही रहनी चाहिए या और कोई पार्टी ऐड होनी चाहिए या जो इनमें से कोई नहीं होनी चाहिए पार्टी, कैसे डिसाइड करोगे? तो फिर मैंने उनको, वैसे तो मैंने वहाँ इंग्लिश में दिया था लेकिन आपको मैं थोड़ा जनरल सा ही बता देता हूँ कि मैंने कैसे आंसर किया। मैंने उनको बताया सर वो डिपेंड करेगा कि आपका जो दावा है वो कैसा है। अगर आप अपनी जो जमीन से रिलेटेड दावा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड, तो उसमें ये देखेंगे उसके कितने मालिक है,
ओके। वो सारे पार्टी बनाने पड़ेंगे आपको, या उसको आपने जैसे ठेके पे दे रखा है या लीज पे दे रखा है, तो जिसको लीज पे दे रखा है उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा आपको। तो फिर वो सेटिस्फाइड थे आंसर से। इसमें टर्म्स हैं सर, लोग ही प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी। आपने सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए। कितने घंटे आपकी पढ़ाई होती थी, क्या क्या बुक्स आपने पढ़ी? सर देखो, पढ़ाई का तो ऐसे है सर, मैं 8 से, अगर आप है ना टाइमर लगा के पढ़ोगे ना, तो आप 9-10 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि लॉ है जो टेक्निकल सब्जेक्ट है सर। क्योंकि आपको चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। आईपीसी पढ़ रहे हो तो आप उसमें सीआरपीसी भी इन्वॉल्व है सर, उसमें एविडेंस एक्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें कई सारी स्टैच्यू को आपको मिला के पढ़ना पड़ता है। अगर वैसे तो आप देखो, अब एक बंदा है सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता है, वो रात को 12 बजे आता है, कहने को तो सर वो 16 घंटे लाइब्रेरी में था, लेकिन अगर वो टाइमर लगा के पढ़ेगा ना, तो वो 8 से और 9 घंटे ही पढ़ेगा, क्योंकि बीच में कभी टी ब्रेक, कभी लंच ब्रेक, कभी आप पानी पीने चले गए, कभी वॉशरूम चले गए। अगर आप टाइमर लगा के पढ़ो ना सर, मैंने जैसे कई बार टाइमर लगा के पढ़ा मैं अब, तो आप अगर 9 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो आप। 8 घंटे की एवरेज आती है सर आपकी। वो उसमें यूं है, आप 3-3 घंटे के 2 सेट ले सकते हो, या 1-2 घंटे का। बीच में आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन रीडिंग टाइम आपका 8 घंटे ही रहेगा। बिल्कुल। चलो पढ़े आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये दर्शक भी मुझे, जो बच्चे सुन रहे होंगे, गांव में आप रहते हैं, पिताजी आपके ड्राइवर हैं, ज़मीन भी है, खेती भी करते हो, इतनी बड़ी सोच आपने कैसे पैदा की कि एक ड्राइवर का बेटा और जज बन जाएगा? देखो सर, वही बात है ना, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई सरकारी नौकरी में तो हमारे रिश्तेदारियों में भी नहीं है कोई बड़े पद पे, तो हमारे यूं ही था। जैसे मेरे मामा जी हैं जो सत्यवान बिडाण है नाम उनका भी, जहाँ जिनके पास रह के मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन की है पूरी, तो सपन उनका भी ये था कि भाई कोई तो अफसर बने। तो अफसर से फिर पहले यूं था सर कि आप या तो यूपीएससी कर सकते हो, या आप जुडिशरी में कर सकते हो। A क्लास जो जॉब्स हैं वो या तो आप यूपीएससी के थ्रू या HCS के थ्रू या फिर जुडिशरी में। तो सर यूपीएससी वगैरह का तो देखो गांव देहात के लोगों को पता नहीं होता, जुडिशरी का भी नहीं पता था हमें तो लोगों के टाइम तक। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मेरा तो जी स्कूल टाइम से ही सपना था, या मेरा कॉलेज टाइम से ही सपना था। हमारा तो सर वो सपने वाली तो कोई बात है नहीं। हमें तो जुडिशरी का भी लॉ के दौरान ही पता चला था कि ऐसे ऐसे जुडिशरी के बाद आप जज बन सकते हो। LLB कर रहे थे, हाँ, उसी टाइम मेरे को पता चला था कि ऐसे ऐसे आप जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हो। जज ये सुना था हमने कि जज होते हैं कोर्ट में, ऐसे ऐसे वो फैसले करते हैं, न्याय करते हैं। तो मेरे को पता चला। फिर उसके बाद मेरे को जैसे जैसे पता चलता रहा, मैं अपने पढ़ता रहा सर। पढ़ने का तो यूं है, पढ़ता तो मैं सर पिछले 5-6 साल से 8-10 घंटे में पढ़ता ही हूँ। अच्छा। जब पढ़ता हूँ, जैसे गाँव में आया हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं, यहाँ तो नहीं पढ़ता मैं, लेकिन अगर मैं दिल्ली था या चंडीगढ़ था या जब मेरे पेपर थे तो 8 से 10 घंटे में पढ़ता ही था। तो आराम आराम से सर फिर थोड़ा सोसाइटी में भी आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है सर, पहचान मिल जाती है। जब रिजल्ट आया आपका जुडिशरी का, जब पता लगा जज बन गए हो, किसने सूचना दी, कहाँ थे उसमें आप? सर मैं यहीं था अपने, यहीं घर में, उधर अपना आंगन है वहाँ था मैं। एक मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई जज बन गया है। तो मैंने विश्वास नहीं किया उससे, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। एक मेरा दोस्त है वो भी साथ तैयारी करता था, उसका रह गया, उसका आ गया। तो फिर मैंने अपने फोन में चेक किया, तो फिर उस दिन मेरा नेट खत्म हो रखा था सर। वो मैंने मोबाइल यूज कर लिया था दिन में। ये शाम को 6:30 बजे रिजल्ट आया था। तो फिर मैंने मेरे पापा का फोन लेके उसको कनेक्ट किया हॉटस्पॉट से, वाईफाई कनेक्ट करके, फिर मैंने रिजल्ट चेक किया। फिर सबसे पहले मेरे फादर थे वहीं पीछे वाले रूम में, इनको बताया, अपनी मम्मी को बताया। तो फिर सारे खुश हो गए, खुशी का, क्योंकि लगे हुए थे सर कई साल से। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर मेरे फादर है, मदर है, मेरा बड़ा भाई है सर, भाभी है, भतीजा है, एक भतीजी है। तो सारे खुश। कितने भाई बहन हो? वैसे सर हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ओके। हाँ, जो मेरी सिस्टर है वो इंटेल में वर्क एज ए मैनेजर, ओके, एम्प्लॉयड है। भाई हैं जो सर वो मेरे बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है उन्होंने, वो अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं। प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि मतलब 8-10 घंटे लगातार पढ़ते थे। पहली बार जुडिशरी का पता उस समय चला था जब LLB कर रहे थे। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो टारगेट बड़ा देरी से सेट करते हैं, जो नए बच्चे हैं।
वो ठीक है, LLB कर रहे हैं, कोर्ट में बैठ जाएंगे। आपको भी कभी ये जो LLB करते इसमें ये भी याद है, कोर्ट में बैठेंगे, वकील बन जाएंगे, ये कर देखो सर, प्रोफेशन है ना सर, जो वकील का कह रहे हो आप, जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है वो भी अच्छा है सर। 3 पेडेस्ट्रल है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। तो जैसे भी हाई कोर्ट की भी अपनी है, वो अपीलेट कोर्ट है सर। जो स्टार्टिंग में मुकदमे आते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी प्रैक्टिस अच्छी है। हाँ, अगर आप मन लगा के करोगे तो प्रैक्टिस भी अच्छी है सर, ऐसी कोई वो नहीं है उसमें भी। लेकिन आपको स्टेब्लिश होने के लिए टाइम लग जाता है सर, 5 से 7 साल आपको स्टेब्लिश होने में लग जाते हैं। आपका थोड़ा सा नाम बन जाए, लोग आप में विश्वास करें, क्योंकि जो यंग एडवोकेट्स होते हैं उन पे लोग थोड़ा सा कम रिलाई करते हैं। क्योंकि कुछ कोई भी अगर कोर्ट में जाता है तो वो जैसे डॉक्टर का और वकीलों का एक काम है, वो देखते हैं कि इनको अनुभव कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। आप जिंदगी में कभी जज से मिले पहले? इससे पहले सर मेरे दोस्त हैं, कई जज है। अच्छा। हाँ, उनसे मिला हूँ मैं। एक बार अपने असिस्टेंट सेशन जज थे यहाँ जींद, संजीव आर्य जी, उनसे मिला था मैं एक बार एक शादी में। ओके। हाँ, तो वो बढ़िया लगा मेरे को, और यूँ था मेरे के। अच्छा, एक जज की लाइफ बड़ी पर्सनल लाइफ से हो जाती है, वो पब्लिक लाइफ नहीं जी सकता। पब्लिक लाइफ का तो सर देखो वो ये है कि आप जब एक पोस्ट होल्ड कर रहे हो तो आपका कंडक्ट तो देखो रीजनेबल होना ही चाहिए। आप कैसे कंडक्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप कुर्सी पे बैठे हो, जितने भी लोग हैं कोर्ट में वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे नहीं। या बार भी अगर किसी को पता है कि आप जज हो तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा। तो आपको एक डिसेंट लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो सर जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो तो आपकी जैसी अब है वैसी बाद में रहनी है। लेकिन वही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं सर, तो फिर वो तो आपको निभानी पड़ेंगी सर। ठीक है, पढ़ाई के साथ आपने और क्या क्या पढ़ा है? मतलब क्या पढ़ते थे? अखबार, न्यूज़पेपर, और मैगजीन्स, नॉवेल्स, और क्या? देखो सर, इसमें जो जुडिशरी है इसमें ये आपका 3 तो मेंस होता है, जो उसमें 3 लॉ के पेपर होते हैं। एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है। 100 नंबर का हिंदी का होता है, 200 नंबर का इंग्लिश का होता है। तो उसके लिए सर मैं, क्योंकि हिंदी का टच छूटा हुआ था, तो उसके लिए मैं अखबार पढ़ता था सर, जनसत्ता। ओके। हाँ, या मैं पढ़ता भी नहीं था तो मैं अपने साथ रखता था न्यूज़पेपर को। जैसे कभी थोड़ी हेडलाइंस देख ली, क्योंकि जी उससे आपकी थोड़ी हिंदी अच्छी हो जाती है सर। जो जुडिशरी वाले बच्चे देख रहे हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए? किस तरह किताबें या कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए? देखो जी, अगर जुडिशरी में सिलेक्शन के लिए हरियाणा जुडिशरी की बात करें, हम पंजाब जुडिशरी की बात करें, वहाँ पंजाबी का एडिशनल पेपर देना पड़ता है। तो उसके लिए तो मैं एक ही सलाह दूंगा सर, देखो लॉ तो सब पढ़ते हैं, जब आप लॉ कर रहे हो तब भी लॉ पढ़ोगे आप। तैयारी के दौरान जो प्री का एग्जाम है उसमें भी पूरा लॉ ही आता है आपका, तब भी आप लॉ पढ़ोगे। लेकिन साइड बाय साइड अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी सर, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ओके। हाँ, उसमें जैसे इंग्लिश में 100 नंबर का एससी आता है सर, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए सर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। जैसे 200 नंबर का इंटरव्यू है, वो आपको जज कर लेंगे, आपके एक्सप्रेशन से जज कर लेंगे वो आपको जी। सबसे जरूरी है सर ऑनेस्ट होना चाहिए आदमी को। लेकिन आपने जैसे बताया ना कि आप तो जींद में पढ़े हो, गांव में, चौथी तक गांव में पढ़े हो, आपने लैंग्वेज पे कैसे कमांड की? देखो सर, लैंग्वेज पे तो कोई भी लैंग्वेज है वो 3 चीज़ों से इम्प्रूव होती है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब जैसे आपकी इंग्लिश ही थोड़ी वीक है या हिंदी वीक है, तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आप रीडिंग कर रहे हो, उसको देख देख के लिख लो, लिखना भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपको और अच्छी करनी है तो अखबार को बोल के पढ़ो आप अकेले में, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ, जैसे हमें ये जो मेरी पोस्ट है सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो क्रिमिनल साइड आ जाती है, सिविल में अपने जो दीवानी मामले हैं ये आ जाते हैं। अब सर इनकी तो गवाही भी हिंदी में लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो गवाह है वो हिंदी में लिखवा रहा है अपनी गवाही, तो वो हिंदी में ही लिखेंगे, उसको फिर पढ़ के भी सुनानी होती है वो। अब वो उसने हिंदी में बोल ली और वो इंग्लिश में लिख ली, अब उस गवाह को क्या पता जो मैंने बोला है वही लिखा है या नहीं लिखा। अब वो हिंदी में लिख के उसको पढ़वा देंगे, भाई ये बात लिखी है हमने, यही बोलना चाहते हो ना आप। तो न्याय सर करना नहीं होता, वो न्याय दिखना भी चाहिए। वो दिखेगा कैसे? जब वो सारी चीजें उनके सामने होंगी। चलो बिल्कुल लास्ट में आपके मन की बात, आप क्या कहना चाहते हो इतनी खुशी के मौके पर? खुशी का तो यही है सर, कई साल से मेहनत कर रहे थे, प्रयास सफल हो गया, बढ़िया है जी, लाइफ से एनालाइज होगी। ये तो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं जी, देखो पास फेल तो लगा हुआ है, क्योंकि ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सर, उसमें आपको
आगे आगे नहीं बढ़ना, दूसरों को पीछे भी छोड़ना है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अपनी वीकनेसेस को पहचान के उन पे वर्क करो। किसी की कोई लैंग्वेज वीक है तो उस पे काम करो। किसी को थोड़ा बोलने में हिचक है, जैसे मेरे को बोलने में कोई इतना इशू नहीं था कि मैं गाँव देहात से हूँ। जैसे जो मेरे सर हैं वो भी जो जब तैयारी करवाते थे हमारी इंटरव्यू की, तो ये बोलते थे कि आपको इंटरव्यू का कोई इतना इशू नहीं है, आप बोलोगे। क्योंकि मेरी थोड़ी टोन भी सर आई है, मैं बोलता हूँ तो यूं नहीं है कि मैं वहाँ थोड़ा सा नर्वस हो जाऊंगा या मैंने, क्योंकि एक बार तो क्योंकि वो अननोन है आदमी, इंटरव्यू के टाइम में जब गया था तो मैं थोड़ा सा हल्का सा नर्वस हुआ था, सभी हो जाते हैं वहाँ। लेकिन उसके बाद मेरे को कोई इतना इशू नहीं था बोलने का या कुछ भी। वही है सर, अपने तैयारी करो जी, बढ़िया, जो भी तैयारी करेगा बन जाएगी बात। कितनी लाइफ बदल गई है जज बनने के बाद? देखो जी, अभी तो कुछ लाइफ नहीं बदली, अब तो यही है घर है। वो तो जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब बदलेगी लाइफ, तब तो वही लाइफ है जी गाँव की अपनी। किस तरह का मान सम्मान? वो थोड़ा सा यूं हो जाता है जी, जैसे रिजल्ट आया था जब गांव के लोग आए बधाई देने सारे, तो थोड़ा सा आपके वही अभी से ही शुरू हो गया कि सब, अब मैं बाहर जाता हूँ ना तो सब यूं देखते हैं कि भाई लड़का देखेंगे बोलेगा या नहीं बोलेगा, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से बढ़ गया, मेरे को सबसे बोलना पड़ता है पहले से, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोलेगा या कि बिहेवियर में चेंज तो नहीं आ गया है। क्योंकि मेरा तो सर वो वैसे सारे गाँव में सबसे बोलचाल है ही, सबसे बोलते ही थे। वो तो एकदम से रिजल्ट आ गया, सबको यूं हो गया कि भाई, सबको यूं तो था कि तैयारी कर रहा है लड़का, ये तैयारी कर रहा है, लेकिन यूं नहीं था कि अभी रिजल्ट अवेटेड है। वो शाम को रिजल्ट आया तो अब आजकल पता तो चली जाता है सोशल मीडिया से, सबको पता चल गया। हाँ, गाँव का बेटा है कि जज बन जाता है गाँव। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे से ज्यादा खुशी तो जी मेरे फादर और मेरे मदर ने हो रही है, मेरे भाई ने। चलो उनसे एक वीडियो में पूरी अलग से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और मम्मी पापा की खुशी तो अलग से ही हो रही है। मेरे से तो ज्यादा खुशी तो उनने हो रही थी जी। मैं तो रिजल्ट आया जिस तरह 6:30 बजे आ गया रिजल्ट, तो 2-3 घंटे तो थोड़ा रहा, मैंने भी अपने नजदीकियों को उनको भी बता दिया। मैं तो फिर सो गया था। मेरे फादर मदर को तो जी खुशी में नींद ही नहीं आई रात को। मैं तो सो गया था, सुबह उठा फिर। हाँ, तो वही है जी, फोन कर करके बता रहे थे सभी को कि भाई बेटा जज बन गया, भाई बेटा जज बन गया। क्या बात है, कैसा जश्न मना होगा? खूब। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, कई दिन तक चला सर जश्न तो। अच्छा। हाँ, जब आ रहे थे लोग बधाइयाँ दे रहे थे। हाँ, चलो एक और सवाल मैं बीच में भूल गया था। कभी इस पूरी लाइफ में, पूरे संघर्ष के दौरान, जब 6 साल आप लगातार पढ़ रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, बीच में कोई ऐसा समय भी आया जब आपको ये लगा हो यार नहीं हो पाएगा जुडिशरी, तो चलो वकालती शुरू कर लेते हैं, ऐसा भी कोई समय? देखो सर, कंपटीशन एग्जाम की कोई भी तैयारी करता है ना, उसको दिन में एक बार ये विचार जरूर आता है यार, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ये 2-3 दिन में सबको आ जाता है सर, एक माइंड में थॉट कि यार कभी ना हो, कभी ना हो। लेकिन यूं था कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो। जैसे मेरा ADDA का मेंस क्लियर हो गया था, फिर मैं जैसे पहले मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हो रहा था, तो मेंस क्लियर हो गया। अब मेरे को यूं था कि भाई मेंस तो हो ही जाएगा। फिर मैंने जैसे राइटिंग प्रैक्टिस की, मेरे को यूं था कि भाई आपने अपने प्रयास कर लिए। अब तो देखो सर, रिजल्ट तो अनसर्टेन है। इसमें तो सर आप जो जिसने स्कूल भी टॉप किया है, कॉलेज भी टॉप किया है, उसका भी कोई सर्टेन नहीं है कि वो कंपटीशन एग्जाम निकाल देगा। तो इसमें सर थोड़ा सा तो आदमी को लगता ही है, अगर ना हुआ तो क्या करूंगा, अगर ना हुआ तो। लेकिन वही है सर, घर वालों का सपोर्ट था, तो यूं था कि भाई कोई इतना इश्यू नहीं है, कि फाइनेंशियली भी कोई इतना इश्यू नहीं था, तो अपने तैयारी कर रहे हैं। कोई सर नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई वहां बैठे थे, हम भी पढ़ाई कर रहे थे। आज नहीं तो कल मेहनत तो सफल सबकी हो ही जाती है सर। आखिर में यही उम्मीद थी हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया लगा। और आप अपने कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर करना। जिस तरह से सुमित रेड्डू जी, गांव के एक ड्राइवर का बेटा जज बन गया है, यानी कि बाधाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अफसरों के बेटे अफसर बनेंगे, कोई आम घर का बच्चा भी बड़ा अफसर बन सकता है। बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और उस सोच को लेकर फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।